नमस्ते। आज हम आयुर्वेद की एक बहुत ही खास और कह सकते हैं स्वादिष्ट विधा के बारे में बात करने वाले हैं। अवलेह मतलब औषधीय जैम बनाने की वो प्राचीन कला। हम सबने च्यवनप्राश का जार तो देखा ही है, शायद खाया भी हो, पर कभी सोचा है कि ये असल में है क्या? क्या ये बस एक हेल्थ सप्लीमेंट है या इसके पीछे कोई बहुत गहरा विज्ञान छिपा हुआ है? चलिए आज इसी की तह तक चलते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण में हम क्या-क्या जानेंगे? हम देखेंगे कि ये कहानी च्यवनप्राश से कहीं आगे की है। अवलेह का असली मतलब समझेंगे, इसे बनाने की जो दिलचस्प कला है उस पर नजर डालेंगे और हाँ, इसके फायदों और जरूरी सावधानियों पर भी बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले उस आम धारणा को तोड़ते हैं कि ये कहानी सिर्फ च्यवनप्राश की है। असल में च्यवनप्राश तो इस कहानी का बस एक हिस्सा है, एक शुरुआत है। जी हाँ, च्यवनप्राश अकेला नहीं है। ये तो आयुर्वेदिक दवाइयों के एक बहुत बड़े परिवार का, एक पूरी क्लास का सदस्य है, जिसे अवलेह कहते हैं। तो असली सवाल च्यवनप्राश नहीं, बल्कि ये है कि आखिर ये अवलेह क्या चीज़ है। चलिए अब इस शब्द की आत्मा को समझते हैं कि अवलेह का मतलब क्या है, उसकी पहचान क्या है। तो देखिए, अवलेह एक सेमी सॉलिड मतलब एक अर्ध ठोस मिश्रण है। इसे दवा और आहार दोनों का दर्जा मिला हुआ है और इसकी सबसे खास बात है इसे खाने का तरीका। इसे चाटना होता है। ऐसा माना जाता है कि चाट कर खाने से इसका असर और भी बेहतर होता है। और मजे की बात देखिए, इस बात को एक प्राचीन श्लोक कितनी खूबसूरती से बताता है। भाव प्रकाश ग्रंथ का ये सूत्र कहता है कि लेह वो है जिसमें थोड़ा तरल यानी लिक्विड बचा हो। मतलब ये इसकी बनावट को एकदम सटीक तरीके से बताता है, ना बहुत ज्यादा गाढ़ा न ही बहुत ज्यादा पतला। वैसे अवलेह को आयुर्वेद में कई और नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि लेह, लेह, पाक या फिर रसायन लेह। ये सारे नाम एक ही चीज की तरफ इशारा करते हैं, एक गाढ़ी चाटने वाली औषधि। तो सवाल उठता है कि ये बनता कैसे है। इसकी जो प्रक्रिया है ना, वो किसी आर्ट से कम नहीं है। इसमें विज्ञान और परंपरा का एक गजब का संगम देखने को मिलता है। इसे बनाने का तरीका बड़ा ही व्यवस्थित है। सबसे पहले जड़ी बूटियों का काढ़ा यानी क्वाथ तैयार होता है। फिर गुड़ या शक्कर की चाशनी बनाकर उसमें ये काढ़ा मिलाया जाता है और एक खास गाढ़ापन आने तक पकाया जाता है। और फिर आते हैं सबसे जरूरी स्टेप्स। और ये है वो सबसे जरूरी नियम। शहद को हमेशा मिश्रण को आंच से उतारने के बाद ही मिलाया जाता है। आयुर्वेद का ये एक सुनहरा नियम है, मधुना सह न पक्तव्यम, जिसका मतलब है शहद को कभी भी पकाना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि गर्म करने पर शहद अपने गुण खो देता है और जहरीला भी हो सकता है। आज का विज्ञान भी बताता है कि ऐसा करने पर उसमें कुछ हानिकारक कंपाउंड्स बन सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना, कि बिना किसी मॉडर्न मशीन के पुराने वैद्य ये कैसे तय करते थे कि अवलेह एकदम सही बना है या नहीं। तो इसका जवाब छिपा है कुछ बहुत ही दिलचस्प पारंपरिक टेस्ट्स में। इसका जवाब इन 4 मुख्य टेस्ट में है। पहला, उंगलियों के बीच लेने पर इसमें एक तार सा बनना चाहिए। दूसरा, पानी की कटोरी में डालने पर यह फौरन घुलना नहीं चाहिए। तीसरा, ये पानी में बिना बिखरे सीधे नीचे बैठ जाना चाहिए। और चौथा, इसका अपना एक आकार बना रहना चाहिए, ये बहना नहीं चाहिए। अच्छा, अब ये तो समझ आ गया कि ये बनता कैसे है। चलिए अब ये देखते हैं कि इन अवलेह का इस्तेमाल क्यों और कैसे किया जाता है और किन बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। दरअसल हर अवलेह का अपना एक खास मकसद होता है। जैसे च्यवनप्राश ये शरीर को ताकत और इम्यूनिटी देता है, वहीं द्राक्षावलेह खून की कमी और एसिडिटी में बहुत फायदेमंद है। और कुटज अवलेह पेट की दिक्कतों जैसे दस्त वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। अवलेह के कई फायदे हैं। ये स्वाद में अच्छा होता है, इसलिए बच्चे भी इसे आराम से खा लेते हैं। इसकी शेल्फ लाइफ भी काफ़ी लंबी होती है। ये शरीर को पोषण देता है और बॉडी इसे बहुत आसानी से एब्जॉर्ब कर लेती है। लेकिन हाँ, कुछ सावधानियां भी बहुत जरूरी हैं। मीठा होने की वजह से ये डायबिटीज के मरीजों के लिए ठीक नहीं है। साथ ही मोटापा, बहुत ज्यादा बदहजमी या शरीर में कफ बड़ा हो तो भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए या डॉक्टर से पूछकर ही करना चाहिए। तो आखिर में चलिए ये समझते हैं कि अवलेह की ये जो हजारों साल पुरानी कला है, ये आज भी इतनी जरूरी और प्रासंगिक क्यों है। अवलेह का पूरा सार शायद इसी एक लाइन में छिपा है। ये वो कला है जहां भोजन और दवा के बीच की जो लकीर है वो मिट जाती है। ये एक ऐसी दवा है जो पोषण भी देती है और एक ऐसा भोजन है जो बीमारियों को ठीक भी करता है। ये सोचने पर मजबूर करता है,
है ना, कि एक प्राचीन कला जो आज भी एक आधुनिक उपाय के तौर पर हमारे सामने खड़ी है। सोचिए, हमारी परंपराओं में ऐसा और कितना ज्ञान छिपा होगा जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहा है।